Hi, welcome to class 12th. So we are at a new beginning, we are starting a new journey of class 12th. And believe me, जो class 12th की फिजिक्स है वो आपके लिए बहुत ही फिनोमिनल, बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है। आप यहाँ पे कई फिनोमिना देखोगे जो आपके लाइफ के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटररिलेटेड होगा। So you are going to enjoy a lot in class 12th. So let's start the journey of class 12th with very high energy and high expectations. Okay? नो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई क्लास 12th का हमारा आउटलाइन स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या डिफरेंट टॉपिक्स होंगे क्लास 12th में। तो आप देखिए, आप क्लास 12th को मेनली तीन ब्रॉड यूनिट्स में, तीन ब्रॉड डोमेन्स में डिवाइड कर सकते हो। द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो यहां पे आप स्टडी करते हो द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। Now, electromagnetism will further be divided in subtopics like electrostatics, जिसमें आप पढ़ोगे स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। यहां हम क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस को जो रुके हुए होते हैं, स्टैटिक चार्जेस। फिर होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें चार्ज के मूवमेंट होंगे, यहाँ रेजिस्टर्स, सेल्स, गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर, ये सब टॉपिक्स आएंगे। फिर हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड्स और उनके इफेक्ट्स। मैग्नेटिक फील्ड्स कैसे बनती है, जब आप किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो मैग्नेटिक फील्ड का चार्ज पे क्या इफेक्ट्स आता है, ये सब मैग्नेटिक फील्ड्स में आएगा। उसके बाद वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक, फैराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन। और जो आखिरी टॉपिक होगा वो होगा ऑल्टरनेटिंग करंट, जो करंट हमारे घर में फ्लो करता है वायर्स में, जो हार्मोनिकली टाइम के साथ वेरी करता है। तो ये आपकी पहली यूनिट होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। द सेकेंड यूनिट विल बी ऑप्टिक्स, दैट इज द स्टडी ऑफ लाइट। तो यहां आप देखोगे लाइट का बिहेवियर जो दो सब टॉपिक्स में डिवाइडेड होगा, द वेव ऑप्टिक्स एंड द रे ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में आप वेव नेचर ऑफ लाइट देखोगे, जहां पे हम फिनोमेना पढ़ेंगे लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, यानी लाइट वेव की तरह कैसे बिहेव करती है। रे ऑप्टिक्स में वी विल एक्सप्लोर द रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। ऑल द इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस एंड बाय मिरर्स, वो आएगा रे ऑप्टिक्स में। जो आपका आखिरी टॉपिक होगा क्लास 12th का, आखिरी यूनिट होगी, वो होगी मॉडर्न, जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे एटम्स और न्यूक्लियाई को, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक्स-रेज, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक सेमीकंडक्टर्स, लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो ये हमारी तीन ब्रॉड डोमेन्स होंगी क्लास 12th की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न। नाउ सेम, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पहला सब टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर है, यानी जो क्लास 12th का पहला चैप्टर है, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ। तो आज के लेक्चर में वी आर बिगिनिंग विद द चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12th, दैट इज योर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ। सी व्हाट विल बी द रोड मैप ऑफ द प्रेजेंट टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे भाई इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, उसकी क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। फिर हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग द ऑब्जेक्ट। Then we will see a law in electrostatics which is very similar to the one we have studied in class 11th, gravitation. आपको याद होगा अपने 11th में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था कि अगर कोई भी यूनिवर्स में दो मासेस है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विद अ फोर्स व्हिच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। इन द सेम मैनर आप क्लास 12th में पढ़ोगे कि कोई भी अगर दो चार्जेस है, चार्जेस में अट्रैक्ट और में रिपेल, और वहां पे जो दो चार्जेस के बीच की फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो एक लॉ से गवर्न होती है, दैट इज कूलम्ब्स लॉ। तो हम देखेंगे कूलम्ब्स लॉ का स्केलर फॉर्म एंड देन वी विल एक्सप्लोर द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, और साथ में हम रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और एप्लीकेशन वर्कआउट करते चलेंगे। तो ये हमारे पहले टॉपिक का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ का रोड मैप होगा। नाउ लेट्स सी कि चार्ज है क्या। तो सी, जब आप किसी मैटर की बात करते हो, अगर हम किसी मैटर की बात करते हैं तो मैटर की दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है। देयर आर टू फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वन इज द मास, अनदर इज द चार्ज। तो मास एंड चार्ज आर टू फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब अगर आप देखिए क्लास 11th में, तो क्लास 11th में हमने मेनली किस पे फोकस किया? मास पे ना। क्लास 11th पे हमने किस पे फोकस किया? मास पे। पूरा क्लास 11th मास पे फोकस था। ठीक है, हमने देखा कैसे फोर्सेस मास पे लगती हैं, कैसे ये सर्कुलर मोशन में घूमता है, ठीक है, कैसे ये एसएचएम करता है, कैसे ये रोटेट करता है। तो पूरा क्लास 11 मास पे फोकस था, विच इज वन ऑफ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। नो, आपका क्लास 12th will mainly focus on charge. In fact, whole of your electromagnetism will focus
on another fundamental property of matter, that is what? The charge, electric charge. Now, electricity is derived from the word electron, which in Greek means amber. Okay? तो पूरी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डील करेगा इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ. अब अगर हमें देखना हो अपने चारों तरफ कि व्हाट आर द डिफरेंट फिनोमेना जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज के इफेक्ट्स को फील कर सकते हैं, तो देयर आर अ नंबर ऑफ फिनोमेना. अगर आप अपनी चारों तरफ देखोगे कई फिनोमेना आपको दिखेंगे. कई फिनोमेना इनमें से नेचुरल हैं और कई आर्टिफिशियल है जो हमने डिजाइन किए हुए हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं. वन ऑफ द नेचुरल फिनोमेना ऑफ नेचर इज लाइटनिंग, जो हमें चाइल्डहुड से मालूम है, राइट? इसमें क्या होता है, एक वास्ट अमाउंट ऑफ चार्ज का ट्रांसमिशन होता है क्लाउड्स और ग्राउंड के बीच में. ठीक है, यहां पे आप एक फिगर देख सकते हो, बड़ा क्यूट सा फिगर है. इसमें आप देखिए, एक हम आगे इसको एक्सप्लोर करेंगे पोटेंशियल में, कि एक सिस्टम है जो हाई वोल्टेज पे चार्ज है, और जब आप इसे टच कर रहे हो तो आपके जो बाल है, जो हेयर है, वो स्टैंड आउट कर जाएंगे. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक स्पार्क हम एवरीडे लाइफ में अक्सर फील करते होंगे. मान लो आप कारपेट पे चल रहे हो रफली, और फिर आप किसी मेटल नॉब को टच करते हो तो एक इलेक्ट्रिक स्पार्क का डिस्चार्ज होगा. ठीक है, दिस इज ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज. इसी तरीके से जब आप प्रिंटिंग करते हो प्रिंटर पे, और जो टोनर के पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे भी ये चार्ज पार्टिकल्स बन जाते हैं. इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट्स का यूज किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको कुछ इलस्ट्रेशंस दिखाए जिसमें यू कैन सी द एप्लीकेशन ऑफ द इफेक्ट्स और प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज. ओके, now let's see how we can define formally the electric charge. अगर अपने को इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करना हो तो हम उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? So we can say it is a physical property of a matter responsible for its electric and magnetic effects. आप कह सकते हो भाई इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? यह एक मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये तो हमने देखा ही कि ये मैटर की ही एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है. तो ये एक मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? इसके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स के लिए. अब देखिए इस लाइन का क्या मतलब है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स. जब भी मैटर में किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज होगा तो वो अपनी चारों तरफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स बनाएंगी. ठीक है, जैसे मान लो ये पेन है और आपने इस पेन को चार्ज दे दिया, एक प्रॉपर्टी दे दी मैटर की, इसमें क्या डेवलप हो गया? चार्ज का डेवलपमेंट हो गया. तो जब इसमें चार्ज आ जाएगा तो ये अपनी चारों तरफ क्या बना सकती है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स. एक तो ये मायने होगी. दूसरा ये है कि अगर आप इसको मान लो चार्ज दे दिए और इस चार्ज ऑब्जेक्ट को आप किसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, इस चार्ज ऑब्जेक्ट को आप किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दो, तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगी, जिसको कहा जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्लास 12 के जितने टॉपिक्स मैंने अभी आपको बताए, मैग्नेटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हम यही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को पढ़ते हैं. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स तभी दिखते हैं जब मैटर में क्या हो? चार्ज हो. ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स electric and magnetic effects. A physical property of a matter responsible for its electric and magnetic effects. चार्ज को हम कैपिटल Q या स्मॉल q से डिनोट करेंगे. ठीक है, जहां पे भी हम चार्ज लिखेंगे या तो हम कैपिटल Q का यूज करेंगे या स्मॉल q का यूज करेंगे. ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. देखिए जो SI यूनिट होगी चार्ज की, वो सर ऑगस्टिन कूलम के ऑनर में रखी गई है, कूलम कैपिटल C. और हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे 1 कूलम विल बी सेम एज 1 एम्पियर सेकेंड. जो SI यूनिट होगी मेनली हम इसी का यूज करेंगे, जो फ्रीक्वेंट यूज होगा वो इसी का होगा. ठीक है, कुछ और भी यूनिट्स होती हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, उसे भी हम देख लेते हैं. जैसे अगर आप CGS में जाओगे तो 2 यूनिट्स होती है. वन इज ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एंड वन इज EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट. व्हेन वी टॉक अबाउट द ESU, तो 1 ESU is also known as Franklin FR or state coulomb, and the conversion is 1 ESU equals 3.3 into 10 power minus 10 coulombs. अगर आप EMU सिस्टम में जाते हो तो 1 EMU also known as app coulomb and 1 EMU is 10 coulomb. ठीक है, तो ये आपकी CGS की 2 यूनिट्स हो गई, ESU and EMU. इनका यूज बहुत कम ही पड़ेगा, इसलिए बता रहा हूं. कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में या बुक्स में आपको इनका भी यूज बढ़ेगा. ठीक है, देयर इज वन मोर यूनिट, हो सकता है आपने इसे इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ा भी हो,
Faraday, in honor of Michael Faraday. Now, Faraday is basically the charge on 1 mole of electrons. The charge on 1 mole of electrons. And 1 Faraday equals 96,500 coulombs. Okay? तो ये हमारी डिफरेंट यूनिट्स हो गई इलेक्ट्रिक चार्ज की. ठीक है? Now, अब हम ये देखते हैं कि नेचर में जो काइंड्स ऑफ चार्ज है वो कितना है. देखिए, मास तो एक ही तरीके का होता है. वी कांट से मास और ऑफ मल्टीपल टाइप्स. बट जो दूसरी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की, चार्ज, वो दो तरीके के होते हैं. दे आर ऑफ टू काइंड्स. एंड इट वाज बेंजामिन फ्रैंकलिन जिन्होंने इसे लेबल किया पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो यहां पे एक पॉइंट का ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंपली लेबलिंग है. इसका ये मतलब नहीं हुआ कि न्यूमेरिकली पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से बड़ा होगा. ये केवल काइंड्स है, डिफरेंट काइंड्स है कि भाई एक तरीके का चार्ज पॉजिटिव हो गया और जो दूसरा बचा उसको क्या नाम दे दिया गया, नेगेटिव. ठीक है? एंड वी नो लाइक चार्जेस रिपेल, positive will repel, negative will repel, and unlike charges or the opposite charges will attract. Now we have a physical constant which is called the electronic charge. ठीक है? एक physical constant होता है जिसको हम क्या कहते हैं, electronic charge, small e. ये ध्यान रखिएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है ये स्मॉल ई से डिनोट किया जाता है और ये पॉजिटिव क्वांटिटी होती है. स्मॉल ई कभी नेगेटिव नहीं होता और इसकी वैल्यू होती है 1.602 into 10 power minus 19 coulombs. 1.602 into 10 power minus 19 coulombs. ओके? अब अगर आप कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे आते हो जैसे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इन दोनों पे जो चार्जेस होते हैं वो ऑपोजिट नेचर के होते हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड्स के होते हैं. तो जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कहा गया वो कहा गया भाई होगा कितना, -e. कितना, -e. और जो प्रोटॉन पे चार्ज होगा वो कितना होगा, +e. ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन हैज अ चार्ज ऑफ -e, प्रोटॉन हैज अ चार्ज ऑफ +e. तो दोनों के चार्जेस आप देख सकते हो, बोथ हैज द सेम मैग्नीट्यूड. हाँ, दोनों के जो साइन है वो ऑपोजिट है. ठीक है? वी ऑल नो कि भाई मासेस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलग होते हैं. मास होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 into 10 power minus 31 kg, while proton has a mass of 1.67 into 10 power minus 27 kg. ठीक है? तो ये हमने देखा कि what are the different kinds of charge. What is the meaning of the electronic charge? That is a physical constant E. Electron has a charge of -e, proton has a charge of +e. Now let's see the structure of the atom. तो अगर आप एटम के लेवल पे जाते हो, एटमिक स्ट्रक्चर को देखते हो, तो एटम के सेंटर पे होता है न्यूक्लियस, जिसमें क्या क्या होते हैं, जिसमें होंगे प्रोटॉन्स which are positively charged, right? And neutrons. Neutrons are electrically neutral, okay? And protons and neutrons को collectively आप क्या कहते हो, न्यूक्लियॉन्स. क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स. ठीक है? They are collectively called न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियस के बाहर कौन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन, which are what? They are negatively charged. ठीक है? Already we have seen कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं. Now let's see what is the meaning of atomic number. तो देखिए, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं, इसका मतलब होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. व्हाट? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम. एटॉमिक नंबर ही ऐसी प्रॉपर्टी है जो एटम की आइडेंटिटी बताती है और उसको एक प्लेस अलॉट करती है पीरियोडिक टेबल पे. ठीक है? ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बताता है. Since the atom is electrically neutral, so number of protons will be equal to the number of electrons, right? So you can also say in the electrically neutral atom, atomic number is same as the number of electrons. Now let's see mass number. जब आप mass number की बात करते हो तो ये आपको बताता है number of nucleons. क्या बताता है? Number of nucleons. और अभी हमने देखा न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, यानी ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम बताता है. थर्ड क्वांटिटी अगर हम देखते हैं, न्यूट्रॉन नंबर. तो न्यूट्रॉन नंबर एज अ नेम इज सजेस्टिंग विल गिव यू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. अब देखिए, बड़ा सिंपल मैथ्स है भाई. ये क्या बता रहा है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. ए क्या बता रहा है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. जेड क्या बता रहा है, प्रोटॉन्स. तो अगर आपको न्यूट्रॉन चाहिए तो ए में जेड को क्या कर दो, आप सबट्रैक्ट कर दो. ठीक है? तो योर न्यूट्रॉन नंबर विल बी ए माइनस जेड. ठीक है?
जब आप किसी एलिमेंट को लिखते हो तो देखिए उसकी नोटेशन क्या होती है। सबसे पहले तो आप उस एलिमेंट का सिंबल लिख देते हो लाइक एक्स। जो सबस्क्रिप्ट होती है, नीचे लिखी हुई चीज को सबस्क्रिप्ट कहते हैं, ये एटॉमिक नंबर को डिनोट करेगी। जो सुपरस्क्रिप्ट होगी, जो ऊपर लिखा होता है, वो सुपरस्क्रिप्ट कहलाता है, ये मास नंबर को डिनोट करेगी। ठीक है, जैसे मान लो आपने ऑक्सीजन लिखा, तो वी नो ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 प्रोटॉन्स आर देयर इन द ऑक्सीजन एटम। मास नंबर कितना होता है, 16। तो हम लिखेंगे ओ ओ। अब देखो भाई, सबस्क्रिप्ट में क्या लिख दिया जाए, एटॉमिक नंबर 8, सुपरस्क्रिप्ट में मास नंबर 16। तो ये नोटेशन हो जाएगी किसकी, ऑक्सीजन एटम की। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। अगर हम अपने चारों तरफ देखें, जैसे मान लीजिए पेन जो मैं हाथ में पकड़ा हुआ हूँ, जो ग्लासेस में पहना हूँ, जिस बेंच पे आप बैठे हुए हो, जिस चेयर पे आप बैठे हुए हो, ठीक है, तो आप देखोगे जितने मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स आपके चारों तरफ, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी हम ये कहते हैं कि उनमें कोई चार्ज नहीं है। अब देखिए, जब हम ये कहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट में कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? क्या इसका ये मतलब हो गया कि उसमें चार्ज पार्टिकल्स ही नहीं होने चाहिए? नो। अगर किसी ऑब्जेक्ट में आप कह रहे हो नेट चार्ज नहीं है या कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो उसका मतलब है कि इट कंटेन्स इक्वल अमाउंट्स ऑफ ऑपोजिट चार्जेस, यानी जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है? जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज है। ठीक, तो वो दोनों का जब आप एडिशन करोगे तो वो जीरो आ जाएगा। ठीक, तो जब भी आप इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट की बात करते हो, इसका मतलब होगा द पॉजिटिव अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी इक्वल टू व्हाट, द नेगेटिव चार्ज। जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब देखिए, एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि अगर हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट्स में। अब अगर हमें इसे चार्ज करना है, चार्ज करने का मतलब है नेट चार्ज देना है, तो हमें इन इक्वल अमाउंट्स को इम्बैलेंस करना होगा, डिस्टॉर्ट करना होगा, किसी एक को बढ़ाना होगा या कम करना होगा। राइट, किसी एक को बढ़ाना होगा या कम करना होगा। ठीक है, तो आप कहोगे भाई इसके तो दो तरीके हैं, थियोरेटिकली आप कहोगे इसके दो तरीके हैं। राइट, आप कहोगे कि पहले केस में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। ठीक, तो अगर मैं पॉजिटिव को बढ़ा दूं और नेगेटिव उतना ही रहने दूं तो ये इम्बैलेंस आ जाएगा ना। और अगर मैं पॉजिटिव को कम कर दूं और नेगेटिव उतना ही रहने दूं तब भी इम्बैलेंस हो जाएगा। बट सवाल ये है कि पॉजिटिव को बढ़ाना या कम करने के लिए आपको न्यूक्लियस में चेंज लाना होगा। क्लियर है ना? क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किस में है, प्रोटॉन्स में, और प्रोटॉन्स किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है। तो अगर मुझे पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाना है या पॉजिटिव चार्ज को कम करना है तो मुझे न्यूक्लियस के अंदर चेंज लाना होगा। जो हमारे एवरीडे लाइफ के चार्जिंग फिनोमेना होते हैं, जैसे हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करेंगे, इसको ट्राइबो इलेक्ट्रिक मेथड कहते हैं। दो कंडक्टर्स को हम एक कंडक्टिंग पाथ से जोड़ देंगे, इसे कंडक्शन कहते हैं। और अगर हम एक ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट के पास लाते हैं और चार्जिंग होती है तो इसे इंडक्शन कहते हैं। तो जो हमारे एवरीडे लाइफ के चार्जिंग के फिनोमेना होते हैं उसमें हम न्यूक्लियस के अंदर चेंज नहीं ला सकते, उसमें हम न्यूक्लियस के अंदर चेंज नहीं ला सकते, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर चेंज लाने के लिए हमें न्यूक्लियर फोर्स को ओवरकम करना होता है, जिसके लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर प्रेशर चाहिए, बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। राइट, और ये पॉसिबल होता है न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर, या आर्टिफिशियली न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर पॉसिबल होता है, या नेचुरली सन और स्टार्स के अंदर पॉसिबल होता है। तो एवरीडे लाइफ में हम न्यूक्लियस के अंदर चेंज नहीं ला सकते हैं। तो ये वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, ये वाली इम्बैलेंस करने की पॉसिबिलिटी क्या हो गई, खत्म हो गई। हमारा जो एवरीडे एक्सपेरिमेंट होता है उसमें हम न्यूक्लियस के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को चेंज नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को चेंज नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव टू ओवरकम द न्यूक्लियर फोर्स। अब क्या बचता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या बच रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर है, उन्हें हम चेंज कर सकते हैं। तो यानी जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करोगे तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, इलेक्ट्रॉन्स। तो लेट्स सी हाउ वी कैन चार्ज द ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अगर कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, सपोज वी हैव सम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इक्वल है। आपने क्या किया, क्योंकि ये तो हमने अभी देख लिया कि जो पॉसिबिलिटी है चार्जिंग की वो केवल किसके थ्रू है, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। या तो आप इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा सकते हो या इलेक्ट्रॉन्स कम कर सकते हो, ये तो क्लियर हो गया ना।
प्रोटॉन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, या तो हम इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा सकते हैं या इलेक्ट्रॉन्स को कम कर सकते हैं। यानी चार्ज के ट्रांसफर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, चार्ज के ट्रांसफर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए, अगर मैं पहला केस देखूं, अगर मैं न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में कुछ इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर दूं, इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ दूं, तो देखो जब आप इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ोगे तो प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे एंड द ऑब्जेक्ट विल गेट नेगेटिवली चार्ज। ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक, इसी तरह अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दोगे, प्रोटॉन्स में तो कोई बदलाव आया नहीं, आपने इलेक्ट्रॉन्स कम कर दिए, तो प्रोटॉन्स उतने ही थे, आपने इलेक्ट्रॉन्स कम कर दिया, यानी पॉजिटिव उतना था, आपने नेगेटिव कम कर दिया, तो अब क्या डेवलप हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक, अगर आप रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हो बॉडी विल गेट पॉजिटिवली चार्ज, अगर आप एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हो बॉडी विल गेट नेगेटिवली चार्ज। तो यू कैन सी whether the object is getting positively charged or negatively charged, which entity is responsible? Electron। चाहे ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है या नेगेटिवली चार्ज हो रहा है, एक ही एंटिटी रिस्पॉन्सिबल है, कौन? इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, जैसे मान लो क्लास है और क्लास में इक्वल नंबर ऑफ बॉयज है, इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स है। ठीक, दोनों की जो डेंसिटी है, जो नंबर है वो इक्वल है। अब मान लो 5 बॉयज, 5 लड़के और बाहर से आके क्लास में बैठ जाते हैं, गर्ल्स के नंबर में कोई चेंज नहीं आया बट बॉयज बढ़ गए, तो अगर 5 लड़के बाहर से आ गए तो क्लास विल गेट बॉयज डोमिनेटेड ना, बॉयज की डेंसिटी बढ़ गई। इसी तरीके से मान लो बॉयज और गर्ल्स इक्वल नंबर था, 5 लड़के क्लास के बाहर चले जाते हैं, तो अभी भी देखो गर्ल्स में कोई मूवमेंट नहीं हुआ बट बॉयज में 5 कम हो गए, तो अगेन इट इज द नंबर ऑफ बॉयज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डेंसिटी ऑफ द क्लास। अब क्लास क्या हो जाएगी? गर्ल्स डोमिनेटेड। ठीक, तो वेदर द क्लास इज गेटिंग बॉयज डोमिनेटेड और गर्ल्स डोमिनेटेड, मूवमेंट किसका हो रहा है? बॉयज का। एक बार वो अंदर आए तो वो बढ़ गए, एक बार वो बाहर गए तो उनकी जो नंबर्स थे वो कम हो गए। ठीक है, तो उसी तरह वेदर द न्यूट्रल ऑब्जेक्ट इज गेटिंग पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, सेम एंटिटी इज रिस्पॉन्सिबल, विच एंटिटी? द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो वी से इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल और एलिमेंट्री यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब आप ये कह सकते हो इस बेसिस पे कि भाई जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज का फंडामेंटल या एलिमेंट्री यूनिट है। इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल और एलिमेंट्री यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्यों आप कह रहे हो कि भाई इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल यूनिट है? फंडामेंटल यूनिट मतलब समझ गए, जैसे घर है और घर की जो बेसिक यूनिट है वो मान लो ब्रिक है, ईटा है, तो आप कहते हो ब्रिक इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द हाउस। आप बायो में पढ़े थे कि सेल क्या है? सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट? तो उसी तरह चार्ज की जो फंडामेंटल यूनिट है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल और एलिमेंट्री यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे। देखिए हमने ये देख लिया कि भाई चार्ज क्या है, वन ऑफ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, हमने चार्ज को डिफाइन किया, टाइप्स ऑफ चार्जेस देखे, यूनिट्स ऑफ चार्जेस देखे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज देखा, फिर हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और इन्हें मास के साथ भी हम कंपेयर करते चलेंगे, क्योंकि मास इज ऑल्सो वन ऑफ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो देखिए जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एडिटिविटी ऑफ द चार्ज। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिटिविटी। इसका मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट पे अगर आपको नेट चार्ज निकालना है तो जो इंडिविजुअल चार्जेस होंगे वो सिंपली एल्जेब्रिकली यानी प्रॉपर साइन के साथ एड अप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि चार्जेस है स्केलर क्वांटिटी, तो ये नंबर्स की तरह ऐड होंगे, यहां कोई वेक्टर मैप्स, ट्रायंगल लॉ या पॉलीगन लॉ का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। मास भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो 2 kg और 3 kg, 2 kg में अगर आप 3 kg जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 5 kg। ठीक है, तो उसी तरह चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है। और एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहता है द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट ऑन द बॉडी। द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट ऑन द बॉडी। दैट इज Q इज इक्वल टू, मान लो आप इंडिविजुअल चार्जेस दे रहे हो Q1, Q2, Q3 टिल Qn, तो इनका समेशन हो जाएगा। सिग्मा नोटेशन में आप ऐसे लिख सकते हो, सिग्मा ऑफ Qi, I begins with 1 runs till n। ठीक है, जैसे अगर आप एक इलस्ट्रेशन देखना चाहो, मान लो कोई एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, कैसा भी ऑब्जेक्ट आप ले सकते हो, ठीक है, कोई एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है और आपने इसे चार्जेस दिया, ठीक है, आपने इसे चार्जेस दिया से
Q1 8 कूलम्स, फिर आपने इसे दूसरा चार्ज दिया Q2 -3 कूलम, और फाइनली आपने इसे तीसरा चार्ज दिया से Q3 5 कूलम। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई जो नेट चार्ज होगा इस पे वो कितना होगा, तो आप कहोगे इन तीनों का हम सम अप कर दें, एंड ऑफ कोर्स अलजेब्रिक सम मतलब हुआ प्रॉपर साइन के साथ, तो आप कहोगे 8 कूलम, इसमें क्या जोड़ दिया हमने -3 कूलम, ठीक है, प्लस 5 कूलम, so we will have a value of 8 plus 5 13 minus 3 10 कूलम। तो ये हमारा इसका नेट चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो चार्जेस आर सिंपली एडेड एल्जेब्रिकली। अगर आपको किसी भी सिस्टम पे टोटल चार्ज निकालना है वो एल्जेब्रिक एडिशन हो जाएगा, एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ओके। Now say before exploring the next property of charge which is quite important, पहले हम एक मीनिंग समझ ले क्वांटाइजेशन की, ठीक है, क्योंकि तब हमें चार्ज के इस प्रॉपर्टी को समझना थोड़ा आसान होगा। देखिए, जब आप किसी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हो, किसी भी क्वांटिटी की बात करते हो, तो या तो वो कॉन्टिन्यूअस हो सकती है या वो क्वांटाइज्ड हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, या तो वो कॉन्टिन्यूअस हो सकती है या वो क्वांटाइज्ड हो सकती है। कॉन्टिन्यूअस होने का क्या मतलब है? कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब है कि उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, वो कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकती है। इट कैन एज्यूम एनी वैल्यू, ठीक है, कुछ भी वैल्यू एज्यूम कर सकती है, तो उसे हम कॉन्टिन्यूअस क्वांटिटी कहते हैं। जैसे रियल नंबर्स, अब मैं आपसे पूछूं दो रियल नंबर्स के बीच में कितने रियल नंबर पॉसिबल है, तो आप कहोगे इनफाइनाइट, राइट। अगर मैं कहूं 1.1 एंड 1.2 के बीच में हाउ मेनी रियल नंबर्स आर पॉसिबल, तो यू विल से इनफाइनाइट रियल नंबर। तो जब आप रियल नंबर की लाइन बनाते हो तो वो कैसे बनती है? कॉन्टिन्यूअस बनती है। यानी अगर मैं आपको कोई भी नंबर दे दूं, अगर मैं आपसे कोई भी नंबर दूं, मैं कहूं 1.732143178, और मैं पूछूं क्या ये पॉसिबल है कि ये रियल नंबर में मिले, क्या ये पॉसिबल है कि ये रियल नंबर में मिले, तो आप कहोगे ऑफ कोर्स पॉसिबल है, क्योंकि भाई रियल नंबर तो सभी नंबर्स है, कोई भी आप नाम लो वो रियल नंबर होगा, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस क्वांटिटी है। समझ रहे हो? तो रियल नंबर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इट कैन एज्यूम एनी वैल्यू, ठीक है। अब देखिए, अब अगर कोई ऐसी क्वांटिटी है जो डिस्क्रीट वैल्यूज लेती हैं, पहले तो डिस्क्रीट वैल्यूज का मतलब समझ लीजिए। डिस्क्रीट वैल्यूज का मतलब हुआ इंटरवल्स में, जिसको पैकेट्स भी आप कह सकते हो, जंप कर करके। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कोई एक क्वांटिटी है, कुछ भी हो सकती है, और वो वैल्यू ऐसी ले सकती है 5 10 15, ठीक। मैं कहूं क्या वैल्यूज ले सकती है 5, और अगली जो पॉसिबल वैल्यू है वो 10 है, इसके बीच में कोई वैल्यू ये नहीं ले सकती, ठीक है। फिर अगली जो पॉसिबल वैल्यू है वो 15 है, अगली जो पॉसिबल वैल्यू है वो 20 है। तो देखो यहां जो क्वांटिटी वैल्यू ले रही है ना, आप देख रहे हो वो जंप करके ले रही है ना, वो कॉन्टिन्यूसली नहीं ले रही है, जंप कर करके ले रही है। किसके इंटरवल में? 5 के। किसके इंटरवल में? 5 के। यानी आप कहोगे कि ये डिस्क्रीट पैकेट्स में वैल्यू ले रही है ना, डिस्क्रीट पैकेट्स में वैल्यू ले रही है। और कितना है पैकेट? वैल्यू क्या है पैकेट की? 5। तो जब इस तरीके से कोई क्वांटिटी होती है जो रिस्ट्रिक्टेड होती है, जो डिस्क्रीट पैकेट्स या इंटरवल में ही वैल्यू ले सकती है, तो हम कहते हैं भाई वो क्वांटिटी क्वांटाइज्ड है। वो क्वांटिटी क्या है? क्वांटाइज्ड है। वो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को ओबे कर रही है, वो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को ओबे कर रही है, ठीक है। और जो वो मिनिमम पैकेट होता है, जो वो मिनिमम पैकेट होता है जिसमें वो वैल्यू लेती है, उसको हम उस क्वांटिटी का क्वांटम कहते हैं। उसको हमको उस क्वांटिटी का क्या कहते हैं? क्वांटम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो मिनिमम पैकेट है ना, जिसपे वो वैल्यू ले रही है, 5 से 10 पे आई, 10 से 15 पे आई, 15 से 20 पे आई, तो वो जो मिनिमम इंटरवल है जिसमें वो वैल्यू चेंज कर रही है वो 5 का है। मिनिमम इंटरवल कितने का है? 5 का है। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं व्हाट इज द क्वांटम ऑफ द क्वांटिटी, इस क्वांटिटी का क्वांटम कितना है, तो आप क्या कहोगे? 5, ठीक है। तो ये मीनिंग होती है क्वांटाइजेशन की। क्लियर है? जब भी कोई क्वांटिटी डिस्क्रीट पैकेट्स में वैल्यू लेगी, इंटरवल में वैल्यू लेगी, तो आप कहोगे भाई वो क्वांटाइज्ड है, और वो जो मिनिमम पैकेट होगा, इंटरवल होगा, वो उसका क्या कहलाएगा? क्वांटम कहलाएगा, ठीक। जैसे अगर मैं एक इलस्ट्रेशन आपको दूं कि मान लो मैं आपसे कहूं काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक। तो आप मुझको कुछ ऐसे आंसर दोगे लाइक 55 और 56 और 57 सो ऑन ना। अब देखो अगर आप कह रहे हो भाई 55 स्टूडेंट्स है क्लास में, अगली पॉसिबिलिटी क्या है? तो आप कहोगे अगली पॉसिबिलिटी है 56। इज इट पॉसिबल कि 55.1 हो? नो भाई, 55.1 स्टूडेंट हो नहीं सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। 50.53 हो? नहीं। तो 55 के बाद अगली पॉसिबिलिटी है 56 की, इसके बाद अगली पॉसिबिलिटी किसकी है? 57 की।
तो यहां देखो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है क्लास में वो जंप करके वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं ना, वो कॉन्टिन्यूसली नहीं वैल्यू चेंज कर सकते। 55, 56, 57, 58, 54, 53 कितने का जंप हो रहा है? 1 का। वो इंटीग्रल ही वैल्यू ले सकते हैं, वो इंटीग्रल ही वैल्यू ले सकते हैं। तो यहां आप क्या कह रहे हो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास क्या हो गए? क्वांटाइज्ड हो गए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास क्या है? क्वांटाइज्ड है। एंड व्हाट इज द क्वांटम? यहां आप क्या कहोगे कि जो क्वांटम है यहां पे इस क्वांटिटी का वो कितना है? तो आप कहोगे 1 का है। क्वांटम कितने का है? 1 का है। क्यों? क्योंकि 1 के इंटरवल में ही पॉसिबिलिटी है वैल्यूज की। समझ गए? तो आई गेस ये अपने को एकदम क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटम ऑफ द क्वांटिटी। क्लियर है? लेट्स सी। नाउ कैन यू नेम सम क्वांटिटीज व्हिच आर क्वांटाइज्ड अराउंड यू? आप यहां पे वीडियो को चाहो स्टिल करके 2 मिनट सोच सकते हो कोई ऐसी क्वांटिटी जो आप चारों तरफ अपनी रियल लाइफ में, डेली लाइफ की बात कर रहा हूं, डेली लाइफ में जो आपको लगता हो कि वो क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल वहां इलस्ट्रेट होता है। ठीक है? जैसे आप देखिए, अगर आप एटीएम जाते हो, मे बी आप एटीएम में मनी, पैसे निकालने जाते हो, ठीक है, और वहां डिस्प्ले पे आता है कि जो भी आप मनी निकालो वो 500 के मल्टीपल में निकालो। किसके? 500 के मल्टीपल पे निकालो। ठीक है ना? कई बार आप देखो एटीएम में ऐसे आता है कि जो भी आप इनपुट दोगे ट्रांसैक्शन का वो 500 के मल्टीपल में दीजिए। तो अगर मैं 400 रुपये निकालना चाहूं तो नहीं निकलेगा। या तो मैं 500 निकालूं या 1000 निकालूं या 1500 निकालूं ना। तो आई कैन से कि जो भी मैं अमाउंट निकालना चाहूंगा वो ये होना चाहिए 500 इंटू n, 500 मल्टीप्लाइड बाई n, where n belongs to some integer। तो यहां पे कहना इससे जो अमाउंट मैं विड्रॉ कर रहा हूं एटीएम से वो क्वांटाइज्ड हो गया, क्योंकि 500 के मल्टीपल पे आ रहा है। मैं कोई भी वैल्यू नहीं ले सकता हूं, रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज आ रही हैं, जंप ले लेके ही ले सकती है वैल्यू। तो ये मनी क्या हो गया? क्वांटाइज्ड हो गया। ये मनी क्या हो गया? क्वांटाइज्ड हो गया। और अगर मैं यहां पूछूं व्हाट इज द क्वांटम ऑफ ट्रांसैक्शन, क्वांटम कितना है यहां पे ट्रांसैक्शन का, तो आप क्या कहोगे? रुपीज 500। यही कहोगे ना 500। क्यों? क्योंकि वही मिनिमम इंटरवल है जिसके मल्टीपल में आप मनी निकाल सकते हो। ठीक है? तो ये डेली लाइफ का इलस्ट्रेशन है जहां यू कैन सी द क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। चलिए अब अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज पे आते हैं और उसकी सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को ओबे करता है। ठीक है? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई जगह हमें प्रॉब्लम्स में यूज होती है। देखिए इसका बेसिस क्या है। मान लो आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स है ए एंड बी। ठीक है? मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स है ए एंड बी, और से ए से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बी में चले गए, ए से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बी में चले गए। ठीक है? तो बी ने इलेक्ट्रॉन्स क्या किया? गेन किया। और सिंस बी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। और ए ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। राइट? ऑफ कोर्स दोनों में चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा। ठीक? अब देखो पहली पॉसिबिलिटी क्या कि एक इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन ए से बी गया, तो यहां क्या चार्ज डेवलप होगा? -C, और यहां +C। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? अब ये बताओ अगली पॉसिबिलिटी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन गया, इसके बाद की क्या पॉसिबिलिटी है? तो आपको कहोगे 2 इलेक्ट्रॉन। इज इट पॉसिबल 1.3 इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाए? नो, इलेक्ट्रॉन कैनॉट गो इन पार्ट, इलेक्ट्रॉन कैनॉट गो इन फ्रैक्शन, वो होल में ही जाएगा। तो या तो एक जाएगा या दो जाएगा या तीन जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन गया -C +C। अब अगर दो इलेक्ट्रॉन जाते हैं -2E, और यहां क्या डेवलप होगा? +2E। अगली पॉसिबिलिटी क्या है? तीन इलेक्ट्रॉन गए -3E, यहां क्या डेवलप होगा? +3E। और इस तरीके से इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज होंगी। तो ये तो श्योर है भाई कि जो भी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ए से बी में जाएंगे वो इंटीग्रल मल्टीपल ही में जाएंगे। तो अगर n इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, कितने n इलेक्ट्रॉन्स यहां से इधर जा रहे हैं, एंड n ऑफ कोर्स कैसा होगा? एक इंटीजर होगा। तो इस पे चार्ज क्या होगा? -n टाइम्स ऑफ E, और इस पे चार्ज क्या होगा? +n टाइम्स ऑफ E। क्लियर है ना? -n टाइम्स ऑफ E और +n टाइम्स ऑफ E। तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज द एलिमेंट्री यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो भी चार्ज का ट्रांसफर होगा यूनिवर्स में वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के वजह से ही होगा, ई के ही वजह से होगा। और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मल्टीपल में, इंटीग्रल मल्टीपल में ही ट्रांसफर होंगे। तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूं
कि ये बताओ किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है Q, क्या ये कोई भी वैल्यू ले सकता है? कॉन्टिन्यूअस, इट कैन एज्यूम एनी वैल्यू, या ये केवल डिस्क्रीट वैल्यूज ले सकता है? डिस्क्रीट वैल्यूज समझ गए ना, मतलब इंटरवल्स में ही ले सकता है। तो अभी तक आप जितना समझे हो उसके अकॉर्डिंग व्हाट यू थिंक, क्या चार्ज की कुछ भी वैल्यू हो सकती है या वो डिस्क्रीट इंटरवल में ही पॉसिबल है? तो आपने देखा कि वो डिस्क्रीट इंटरवल में ही पॉसिबल है, तो वो कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज नहीं ले सकता, वो हमेशा डिस्क्रीट इंटरवल्स की ही वैल्यूज लेगा। और किसके मल्टीपल में? ई के ना। देखो एक इलेक्ट्रॉन 1e 2e 3e एनी, तो वो किसके वैल्यूज में लेगा? ई के मल्टीपल में ना। तो यू कैन से कि जो भी चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे होगा वो क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ना। तो इसी को मैथमेटिकली आप क्या लिख सकते हो? Q इज व्हाट? प्लस और माइनस। प्लस और माइनस क्यों प्रीफिक्स लगाया? बॉडी पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकती है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकती है। N जो क्या बताएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू E। तो कैन यू सी, अब आप कह सकते हो भाई जो चार्ज है किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो क्वांटाइज्ड होगा। देख रहे हो ना, अगर वो कॉन्टिन्यूअस वैल्यू लेता तब आप कहते हैं क्वांटाइज्ड नहीं है, बट वो तो E के मल्टीपल में ही लेगा वैल्यू। तो चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज व्हाट? क्वांटाइज्ड। चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज व्हाट? क्वांटाइज्ड। वो डिस्क्रीट वैल्यूज ही ले रहा है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के मल्टीपल में, E के मल्टीपल में, 1e 2e 3e 4e 10e 20e 50 so on। व्हाट इज द क्वांटम ऑफ चार्ज? अब इतना आप समझ गए हो तो आप बता सकते हो क्वांटम क्या होगा चार्ज का। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि क्वांटिटी का क्वांटम वो कहलाता है जो मिनिमम डिस्क्रीट इंटरवल होता है। मिनिमम डिस्क्रीट इंटरवल होता है जिसके मल्टीपल में वो वैल्यूज लेता है। तो यहां चार्ज किसके मल्टीपल में वैल्यूज ले रहा है? ई के। चार्ज किसके मल्टीपल में वैल्यूज ले रहा है? ई के। तो क्वांटम ऑफ चार्ज क्या होगा? ई, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्वांटम ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा? क्वांटम ऑफ चार्ज। क्वांटा इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ क्वांटम, क्वांटम सिंगुलर फॉर्म है। क्वांटम ऑफ चार्ज क्या होगा? ई, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये आपका स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज होगा। ये क्या होगा? स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज होगा। इससे कम चार्ज आपको नहीं मिल सकता है। मास का कोई क्वांटम नहीं है, देयर इज नो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ मास, बट चार्ज का क्वांटम है। क्लियर है? चार्ज का क्वांटम है। तो जब भी आपकी प्रॉब्लम मिलती हो जहां आपको स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज निकालना हो तो उसे ई लेंगे, इधर प्लस ई और माइनस ई। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। तो ये क्लियर हो गया कि चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, वो हमेशा ई के मल्टीपल में ही वैल्यू ले सकती है किसी ऑब्जेक्ट में। क्यों ऐसा होता है? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द बेसिस फॉर द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज द बेसिस फॉर द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आप कहोगे बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन इज द एलिमेंट्री और फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि उसी के वजह से ही चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। तो जो भी किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन वाले चार्ज का ही मल्टीपल में आएगा। ठीक है, तो इसी को आप फॉर्मली लिख सकते हो। सेकेंड प्रॉपर्टी जिसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा काफी, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। द चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मैथमेटिकली आप लिख सकते हो Q इज व्हाट? प्लस और माइनस एनी। और यहां जब आप लिख रहे हो Q इज प्लस माइनस एनी, तो n क्या? एक इंटीजर है जो क्या डिनोट करेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। ठीक, एंड द क्वांटम ऑफ चार्ज इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्वांटम क्या है चार्ज का? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, E। ठीक है, तो ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जितना अभी तक हमने पढ़ा है। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहां आपको 1 कूलम नेगेटिव चार्ज दिया है और इसमें अपने को पता लगाना है कितने इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस होगी। तो लेट्स सी कि क्या इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। तो हमें Q की वैल्यू दी है -1 कूलम। माइनस क्यों लगा दिया? नेगेटिव चार्ज है। E की वैल्यू हमें दी रहेगी, मान लीजिए E दिया है 1.602 इंटू 10 पावर -19 कूलम। ये कांस्टेंट है ना, ये अपने को दिया रहेगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्रॉब्लम में Q दिया है टोटल चार्ज, E की वैल्यू दी होगी, N पूछ रहा है। सेम, तो वी कैन अप्लाई द क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस एन ई। एन बताएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
n कभी नेगेटिव नहीं होगा। जब q आप प्लस माइनस एन लिख रहे हो ना, तो n क्या बताता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब सवाल है हम प्लस साइन लेंगे या माइनस लेंगे। तो ये मैंने आपको बताया डिपेंड करता है कि जो चार्ज है वो पॉजिटिव दिया है या नेगेटिव दिया है। तो यहाँ ये माइनस दिया है, तो आप क्वांटाइजेशन लिखोगे माइनस एन। ये किससे? बाई quantization of electric charge, right? Q is equal to minus Ne. Now let's make N as the subject. So I'll get minus Q by E. So I'll get minus, let us put the value of Q, minus 1 coulomb divided by 1.602 into 10 power minus 19 coulomb. Now coulomb will get cancelled away. Minus minus will be plus. Now if I divide 1 by the electronics charge, I will get N as 6.2 multiplied by 10 power 80. So this will be your answer. ये आपका number of electrons आ जाएगा in how many coulomb of charge? 1 coulomb of charge. ठीक है, this is the number of electron in 1 coulomb of charge. ठीक है, 6.2 into 10 power 80. ठीक है, तो ये आपकी एक सिंपल प्रॉब्लम थी जो क्या दिखा रही है? हाउ वी कैन अप्लाई द इक्वेशन ऑफ द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी गिवन अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, क्यू दिया था, ई की वैल्यू दी है, एन पता लगाना है। नाउ सी द सेकंड प्रॉब्लम, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड टोटल नेगेटिव चार्ज इन 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड टोटल नेगेटिव चार्ज इन 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और मान लीजिए आपको कुछ फिजिकल कॉन्स्टेंट्स दिए। Say the mass of the electron is given as 9.1 into 10 power minus 31 kg, and say the charge on the electron is minus E, and E is given to be 1.602 into 10 power minus 19 coulomb. ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। अब हमें पूछ रहा है कि we have a bunch of electrons, एक ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, bunch of electron है, कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 1 kg का, और उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो एकदम सिंपल है, total mass of electrons is how much? 1 kg. What is the mass of one electron? 9.1 10 or minus 31 kg. Now you can easily find the number of electrons. Number of electrons is total mass divided by mass of one इलेक्ट्रॉन। तो ये आ जाएगा 1 kg डिवाइडेड बाई 9.1 into 10 power minus 31 kg. So what is your answer? 1 divided by 9.1, so I'll get 1.09 into 10 power 30. तो ये आपके क्या आ गए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या आ गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। So this is the number of electrons in 1 kg of electrons. इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे 1 kg में। अब आपसे पूछ रहा है टोटल नेगेटिव चार्ज, कितना टोटल चार्ज प्रेजेंट होगा? तो अब आप लगा दो Q इज व्हाट? माइनस एन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो इट इज माइनस एन। तो आ ही चुका है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E की वैल्यू आपको दी हुई है। सो इससे कैलकुलेट करने में हमारा आंसर आ जाएगा 1.7 into 10 power 11 coulomb with a negative sign. ये आपका 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या गया? टोटल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पहले आपने क्या पता लगा लिया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन से, और फिर इस नंबर को E से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल चार्ज आ गया, कितना प्रेजेंट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इज इट पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू हैव अ चार्ज ऑफ 2.8 into 10 power minus 18 कूलम? देखिए इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है ये हमें काफी मिलती है 12th में भी और कॉम्पिटिटिव में भी, एमसीक्यूज में भी। ठीक है, कि आपसे कोई चार्ज देके पूछता है क्या ये चार्ज की पॉसिबिलिटी होगी, किसी ऑब्जेक्ट पे ये चार्ज हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम पूछेगा हम क्वांटाइजेशन इक्वेशन लगाएंगे कि Q इज व्हाट? प्लस और माइनस Ne, और हम n को निकाल लेंगे। अगर n एक इंटीग्रल वैल्यू आती है तो इसका मतलब होगा क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ओबे हो रहा है ना भाई। n आप निकाल लोगे, अगर n एक इंटीग्रल वैल्यू आती है यानी क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ओबे हो रहा है, यानी ये चार्ज की पॉसिबिलिटी होगी। बट अगर ये इंटीग्रल वैल्यू नहीं आती है,
अगर n की वैल्यू इंटीग्रल नहीं आती है, यानी क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ओबे नहीं हो रहा है, वायलेट हो रहा है, तो Q वाला चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें जब भी ऐसी प्रॉब्लम पूछी जाए आपसे पॉसिबिलिटी ऑफ चार्ज, तो ये फंडा लगाएंगे और E की वैल्यू हम वही रखेंगे जो हमें प्रॉब्लम में दी होगी। अब जैसे इस प्रॉब्लम में देखो, हमें Q की वैल्यू कितनी दी है, 2.8 इंटू 10 पावर माइनस 18 कूलम, ये Q दिया है। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। N हमें नहीं पता, चार्ज पॉजिटिव है। अप्लाई द क्वांटाइजेशन इक्वेशन, Q इज व्हाट, Ne, तो N क्या होगा, Q बाई E, दैट इज 2.8 इंटू 10 पावर माइनस 18 कूलम डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, कूलम कैंसिल आउट हो गया, तो N की वैल्यू आएगी 17.5। अब देखो N कितना आ रहा है, 17.5, विच इज अ फ्रैक्शनल वैल्यू, डेसिमल में आ रहा है, फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो N इज नॉट एन इंटीग्रल वैल्यू। N इंटीग्रल वैल्यू नहीं आ रही है, और अगर N इंटीग्रल वैल्यू नहीं आ रही है तो इसका मतलब क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ओबे नहीं हो रहा है, यानी वैल्यू ऑफ Q इज नॉट पॉसिबल। समझ गए ना, इसका मतलब है भाई जो Q की गिवन वैल्यू है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, जो Q की गिवन वैल्यू है, कितनी थी गिवन वैल्यू, 2.8 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम। तो जब आपने चेक किया क्वांटाइजेशन वाले प्रिंसिपल से, तो N आ रहा है 17.5, जो इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, और क्योंकि ये इंटीग्रल वैल्यू नहीं है यानी क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, तो प्रैक्टिकली ये Q की वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। क्लियर है ये फंडा। तो जब भी आपसे पॉसिबिलिटी ऑफ चार्ज पूछेगा ये कंसेप्ट लगाएंगे, तो आंसर इसका क्या होगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलिए, तो ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी है द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये क्या कहता है कि कोई भी अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब सराउंडिंग के साथ उसका कुछ भी चार्ज का ट्रांसफर अगर नहीं हो रहा है तो वो आइसोलेटेड कहलाएगा। तो कोई भी अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो जो उसका टोटल चार्ज होगा वो कंजर्व होगा। कंजर्व होने का मतलब कांस्टेंट रहेगा। ध्यान दीजिएगा, मैं जीरो नहीं कह रहा हूं, कांस्टेंट रहेगा। वो जीरो हो भी सकता है और नहीं भी। अगर नॉन जीरो है तो वो हमेशा नॉन जीरो रहेगा। ठीक है, तो यू कैन से द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए इसका मतलब क्या है कि मान लो आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक है, और इस ब्लॉक पे नेट चार्ज है 5 कूलम, तो और ये आइसोलेटेड है। मान लो ये आपने एक सिस्टम ले लिया, एक हाइपोथेटिकल ऐसी बाउंड्री बना दी, ठीक है, तो ये जो सिस्टम है इसका चार्ज हमेशा हमेशा इतना ही रहेगा, कांस्टेंट। कितना, 5 कूलम। ठीक, अब यहां पे 2 पॉइंट्स का ध्यान दीजिएगा। अगर आप यूनिवर्स को एक सिस्टम मान रहे हो, अगर हम यूनिवर्स को एक सिस्टम मान रहे हैं, तो यू कैन से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये हो गया कि नेट चार्ज ऑफ द यूनिवर्स, नेट चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। समझ गए, जो टोटल चार्ज यूनिवर्स में है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक, सेकंड पॉइंट समझिएगा, जो काफी कंसेप्चुअल पॉइंट है समझने वाला। चार्ज कांस्टेंट रहेगा, इसका यह मतलब नहीं है कि नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स भी कांस्टेंट होना चाहिए। चार्ज कांस्टेंट रहेगा, इसका यह मतलब नहीं है कि नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स भी कांस्टेंट होना चाहिए। चार्ज पार्टिकल्स क्रिएट भी हो सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। चार्ज पार्टिकल का क्रिएशन भी हो सकता है और डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। बट क्योंकि चार्ज कांस्टेंट होना है, तो जब भी चार्ज पार्टिकल्स क्रिएट होंगे या डिस्ट्रॉय होंगे तो वो हमेशा पेयर में होंगे विद इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। वो हमेशा पेयर में होंगे विद इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। क्लियर है, जैसे एक इलस्ट्रेशन समझिए। मान लीजिए 2 पार्टिकल्स है, एक पे चार्ज है प्लस सी और एक पे चार्ज है माइनस सी, ठीक है, और ये दोनों कोलाइड किए और ये डिस्ट्रॉय हो गए, खत्म हो गए, और क्या बन गई, प्योर एनर्जी। क्या बन गई, प्योर एनर्जी। इस प्रोसेस को कहा जाता है एनहिलेशन प्रोसेस। एनहिलेशन प्रोसेस। एनहिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, 2 पार्टिकल्स आते हैं जिनमें चार्जेस ऑपोजिट होता है। 2 पार्टिकल्स आते हैं जिनमें चार्जेस ऑपोजिट होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और क्या बना देते हैं, एनर्जी। अब यहां पे आप देखो, अगर आप इसको सिस्टम लेते हो, देखो एनहिलेशन के पहले ये सिस्टम था ना, और एनहिलेशन के बाद सिस्टम में पार्टिकल नहीं बचे, एनर्जी बन गई।
तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई इनिशियल चार्ज क्या होगा, क्यू इनिशियल कितना होगा सिस्टम का, तो आप कहोगे भाई एक पे प्लस ही और एक पे माइनस ही, तो इनिशियल चार्ज सिस्टम का जीरो होगा ना, इनिशियल चार्ज विल भी जीरो। अब मैं अगर आपसे पूछूं फाइनल चार्ज क्या होगा, तो एनर्जी में तो कोई चार्ज नहीं होता है, तो आप क्या कहोगे फाइनल भी जीरो। तो अब देखो क्या सिस्टम के टोटल चार्ज में कोई चेंज आ रहा है, नो। कैन यू सी सिस्टम के टोटल चार्ज में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, प्लस ही माइनस ही, टोटल चार्ज विल भी जीरो। ये एनिहिलेट कर गए, खत्म हो गए, एनर्जी बना दिए, अभी भी टोटल चार्ज जीरो है, ठीक। तो ये क्या इलस्ट्रेट कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। किस प्रिंसिपल को इलस्ट्रेट कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। बट हाँ ये देखो चार्ज पार्टिकल्स कंजर्व नहीं है। एनिहिलेशन के पहले हाउ मेनी चार्ज पार्टिकल्स आर देयर, 2। एनिहिलेशन के पहले कितने चार्ज पार्टिकल है, 2, और एनिहिलेशन के बाद है ही नहीं चार्ज पार्टिकल, वो तो खत्म हो गए। तो याद रखिएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है टोटल चार्ज कंजर्व होगा, टोटल चार्ज कांस्टेंट रहेगा। उसका ये मतलब नहीं होता कि नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स भी कांस्टेंट होने चाहिए, वो बन भी सकते हैं, इंटरचेंज भी हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, ठीक है, बट टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व होगा, ठीक। तो ये हम लिख लेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, थर्ड प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, नेट चार्ज सिस्टम का कांस्टेंट होगा। अगर आप यूनिवर्स को सिस्टम मान रहे हो तो उसका नेट चार्ज कांस्टेंट होगा, और चार्ज पार्टिकल क्रिएट और डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, बट अगर वो क्रिएट और डिस्ट्रॉय होंगे तो वो हमेशा पेयर में होंगे, ठीक है। अब देखिए अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि 4 ऑप्शंस दिए और इसमें करेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स एक से ज्यादा करेक्ट हो सकता है, उसे टिक कीजिए। तो ए टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज जीरो। तो पहला ऑप्शन कह रहा है भाई जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसका जो टोटल चार्ज है वो हमेशा जीरो होना चाहिए। क्या ये सही होगा? नो ना, ये जरूरी नहीं है, वो कांस्टेंट होना चाहिए। हाँ जीरो हो सकता है, अगर यहां मे भी होता तो ये ऑप्शन सही होता, बट यहां क्या लगा इज, तो ये ऑप्शन गलत होगा। टोटल चार्ज सिस्टम का क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जो नॉन जीरो भी हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये भी अभी हमने देखा गलत है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स क्रिएट भी हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, करेक्ट, ये ऑप्शन हमारा सही है ना। जो टोटल चार्ज होगा आइसोलेटेड सिस्टम का वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो कौन सा ऑप्शन यहां करेक्ट है, ऑप्शन सी, ठीक है। ना से जब आप एंटी पार्टिकल की बात करते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि जब दो पार्टिकल्स मिलते हैं और वो कोलाइड करते हैं तो वो खत्म हो जाता है, उस प्रोसेस को एनिहिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एनिहिलेशन कहते हैं। जैसे प्लस ही और माइनस ही मिले और वो कोलाइड करके एनर्जी बनाती है। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं एंटी पार्टिकल्स। क्या, एंटी पार्टिकल्स, ठीक। एंटी पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, इनके मास सेम होते हैं, सेम मास, चार्ज ऑपोजिट होते हैं, चार्ज ऑपोजिट, और जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है ये भी ऑपोजिट होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट इज ऑल्सो ऑपोजिट, ठीक है। तो जैसे जब आप इलेक्ट्रॉन की बात करते हो, इलेक्ट्रॉन की बात, तो इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है, जो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है वो होता है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है। याद रखिएगा पॉजिट्रॉन अलग है, प्रोटॉन नहीं है, प्रोटॉन इज अ डिफरेंट थिंग। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है। तो इस पे अब देखो चार्ज क्या होता है, माइनस सी, तो पॉजिट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, प्लस सी। दोनों के चार्जेस ऑपोजिट होंगे ना, मास सेम होगा। यानी यहां अगर मास है 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg, तो यहां पे भी मास होगा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। और मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑपोजिट होंगे, हालांकि मैग्नेटिक मूवमेंट्स अभी हम बाद में आगे आएंगे मैग्नेटिज्म में, तो उससे अभी मैं नहीं ले रहा हूं, ठीक है। तो एंटी पार्टिकल और पार्टिकल में दे विल हैव ऑपोजिट चार्जेस एंड सेम मासेस। और जब पार्टिकल अपने एंटी पार्टिकल के साथ मिलता है, जब भी पार्टिकल अपने एंटी पार्टिकल के साथ मिल जाता है तो वो एनिहिलेट कर जाता है, खत्म हो जाता है, और क्या बन जाता है, एनर्जी। समझ रहे हो, वो एनिहिलेट करता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, और क्या रिलीज होती है, एनर्जी। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द मास ऑफ पॉजिट्रॉन, तो अभी मैंने आपको बताया सेम एज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट इज 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg। एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन पॉजिट्रॉन, दैट इज ऑपोजिट टू द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, प्लस सी, ठीक है। Now let's see some of the processes
जो इलस्ट्रेट करता है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को। ये तो हमने देख लिया भाई, कंजर्वेशन का मतलब होता है टोटल चार्ज सिस्टम का कंजर्व होगा, कांस्टेंट होगा। अब कुछ प्रोसेसेस देख लेते हैं जो इलस्ट्रेट करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। देखिए, एक इसमें होता है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एनहिलेशन। तो अभी मैंने आपको बताया जब पार्टिकल किसके साथ मिलता है, एंटी पार्टिकल के साथ, तो वो कोलाइड करके एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देता है और क्या रिलीज होती है, एनर्जी। तो अब देखो, अभी मैंने आपको दिखाया था कि सिस्टम में इनिशियल कितना चार्ज था, 0। अगर मैं इसको सिस्टम ले रहा हूं, किसको, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को, तो एनिलेशन के पहले इस पे टोटल चार्ज 0 होगा और एनिलेशन के बाद एनर्जी बन गया तो इस पे फाइनल चार्ज भी 0 होगा। तो इनिशियल चार्ज विल बी 0 एंड योर फाइनल चार्ज विल बी 0। तो ये किसको डिनोट कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के प्रिंसिपल को। फाइनल चार्ज विल बी 0। ठीक, तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए विच प्रिंसिपल इज इलस्ट्रेटेड बाय एनिहिलेशन प्रोसेस, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इसी का उल्टा होता है जिसको हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, एनर्जी से पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल क्रिएट होता है। एनर्जी से पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल क्रिएट होता है, इसको कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। तो यहां पे देखो, प्रोडक्शन के पहले सिस्टम में प्योर एनर्जी, उसी का उल्टा हो गया। आप देख रहे हो, जो एनिहिलेशन प्रोसेस है ये उसी का रिवर्स प्रोसेस है। ठीक, तो सिस्टम के पहले हमारे, अरे सॉरी, प्रोडक्शन के पहले सिस्टम में प्योर एनर्जी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे सिस्टम में इनिशियल चार्ज कितना होगा, तो आप कहोगे 0, एनर्जी में कुछ चार्ज नहीं होता। अब क्या प्रोड्यूस हो गए, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, -C और +C। तो अब सिस्टम का फाइनल चार्ज कितना है, तो अभी भी ये 0 है। तो क्या ये इलस्ट्रेट कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहां हमने देखा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एनिहिलेशन जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को दिखाता है, फिर हमने देखा पेयर प्रोडक्शन जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को दिखाता है। ठीक है, ये दो प्रोसेसेस हो गए इलस्ट्रेटिंग द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसी तरीके से जब आप न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ोगे तो उसमें भी चार्ज कंजर्व होता है, जैसे यहां पे देखिए, यूरेनियम को जब न्यूट्रॉन से आप बॉम्बार्ड किए तो ये बदल गया, जो डॉटर न्यूक्लियस बना उसमें 92 हो गया। ये जो सबस्क्रिप्ट होती है, ये चार्ज को डिनोट करती है, राइट। ये किसको डिनोट करती है, चार्ज को। तो यहां देखिए 92 है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं है, 0। 92 + 0 इज 92। तो दोनों साइड आप देखोगे जो चार्ज होगा वो कंजर्व होगा। यहां पे देखिए 90, 88 + 2 90, 1 2 और इलेक्ट्रॉन में -1 1। तो ऐसे रिएक्शंस हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में। ठीक है, जो आखिरी चैप्टर होगा आपका मॉडर्न में, तो उसमें हम इस तरीके के रिएक्शन पढ़ेंगे जहां चार्ज कंजर्व होता है दोनों साइड। थर्ड इलस्ट्रेशन देखिए, पाई मेसॉन डिके। मेसॉन इज अ पार्टिकल जो न्यूट्रल होता है और वो डिके करके गामा रे बनाता है। ठीक है, ये न्यूट्रल होता है और ये क्या बनाता है, गामा रे। तो अगर आप यहां पे देखो, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो इनिशियल चार्ज की वैल्यू कितनी है, 0, और गामा रे न्यूट्रल होती है तो फाइनल चार्ज कितना है, 0। तो ये भी क्या इलस्ट्रेट कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ना पहले कोई चार्ज था ना बाद में कोई चार्ज है। ठीक, तो याद रखिएगा, चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल हमेशा ओबे होता है। कोई भी अगर प्रोसेस हो रहा है तो चार्ज का कंजर्वेशन वहां ओबे होगा। ठीक है, अगर आप मास की बात करो, क्योंकि मास भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो किसी भी सिस्टम में यू कांट से कि मास अकेले कंजर्व होता है, क्योंकि वी नो E इज इक्वल टू व्हाट, mc²। तो मास अलोन इज नॉट कंजर्व्ड। समझ पा रहे हो, मास अकेले कंजर्व्ड नहीं होता है, मास एनर्जी के साथ कंजर्व होता है, क्योंकि मास एनर्जी में चेंज हो सकता है। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस का बेसिस होता है। ठीक है, तो मास इज कंजर्व्ड विथ एनर्जी ना। अगर हम कंजर्वेशन में मास और चार्ज को कंपेयर करें तो ये अंतर है। ठीक है, मास अलोन कभी कंजर्व नहीं होता है, मास किसके साथ कंजर्व होता है, एनर्जी के साथ। बट चार्ज इज अलोन कंजर्व, चार्ज सिस्टम का अकेले कंजर्व होता है। ठीक है, ये कंजर्वेशन में डिफरेंस है मास और चार्ज के साथ। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, चार्ज इज इनवेरिएंट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई चार्ज है तो वो ऑब्जेक्ट की स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट किसी भी स्पीड से चले, चार्ज सेम रहेगा। तो चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द
speed of the object. The charge on the object is independent of the speed of the object. ठीक है, यानी अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और इस पे चार्ज q है और ये किसी भी स्पीड से चले, चार्ज सेम रहेगा। ठीक, आपको याद होगा जब हमने मैकेनिक्स पढ़ी थी तो मास ऐसा नहीं है, मास स्पीड पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम चार्ज और मास को कंपेयर भी करेंगे। तो अगर आप मास को देखो तो जब कोई पार्टिकल रुका होता है तो उसके मास को हम कहते हैं रेस्ट मास, याद है ना, से m0। और अगर ये पार्टिकल v स्पीड से चलता है तो जो इसका मास होता है, मूविंग मास, उसकी इक्वेशन होती है m0 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर होल अंडर रूट, वेयर c इज व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट। तो कैन यू सी कि मास डिपेंड्स ऑन द स्पीड। हमने 11th में ये चीज देखी थी कि मास स्पीड के साथ चेंज होता है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द चार्ज एंड मास। चार्ज इज इनवेरिएंट, that is independent of the speed of the particle. However, the mass will depend on the speed of the particle. ठीक है? Now see the next property. Charge produces electric and magnetic fields. अब देखिए, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि charge is one of the fundamental property of matter which is responsible for its electric and magnetic effects, right? तो यहां पे हम देख रहे हैं चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों बना सकता है। देखिए, अगर चार्ज स्टैटिक है, रुका हुआ है, अगर चार्ज स्टैटिक है तो ये केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा अपने चारों तरफ। केवल क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डोमेन होगी, हम पढ़ेंगे। अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों बनाएगा। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों बनाएगा। और अगर चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में है, यानी अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तब भी ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों बनाएगा। बट अब ये साथ में एनर्जी रेडिएट भी करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब साथ में ये एनर्जी रेडिएट भी करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो ये आपकी चार्ज की प्रॉपर्टीज होती है जब वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स बनाती है। ठीक है, तो कभी भी आपसे पूछा जाए विच काइंड ऑफ चार्ज रेडिएट्स एनर्जी, which kind of charge radiates energy, तो accelerated charge particle radiates energy. ओके, तो ये तो हमारी प्रॉपर्टीज हो गई इलेक्ट्रिक चार्जेस की। ठीक है, हमने देखा इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज आपकी क्या क्या है भाई। चार्ज एडिटिविटी को फॉलो करता है, चार्ज क्वांटाइज्ड है, चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, चार्ज इनवेरिएंट है, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स होता है। Now, हमने स्टार्टिंग की थी विद द टू फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मास एंड चार्ज। अब हम इस स्टेट में कि हम एक इनका कंपैरिजन कर सकते हैं कि इनमें क्या डिफरेंसेस है। तो देखिए, अगर यहाँ पे आप टेबल देख सकते हो जिसमें मैंने कंपैरिजन किया है मास और चार्ज का। पहला तो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। मास बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है, यानी ऐसा हो सकता है पार्टिकल में मास हो बट चार्ज ना हो। बट ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि पार्टिकल में चार्ज हो बट मास ना हो। कोई आप ऐसा पार्टिकल बता सकते हो जिसमें मास है बट चार्ज नहीं है? कैन यू नेम एनी पार्टिकल जिसमें मास तो है बट चार्ज नहीं है? ऑफ कोर्स, राइट, दैट इज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, राइट। न्यूट्रॉन में क्या होता है? वी हैव अ मास बट देयर इज नो चार्ज। ठीक, तो चार्ज कैन एग्जिस्ट विदाउट, सॉरी, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बट चार्ज कैन नेवर एग्जिस्ट विदाउट मास। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा, हमने देखा कि किसी भी सिस्टम में मास अकेले कंजर्व नहीं होता है, वो एनर्जी के साथ कंजर्व होता है, बट चार्ज अकेले कंजर्व होता है। तो मास अलोन इज नॉट कंजर्व्ड, इट इज कंजर्व्ड विद एनर्जी। चार्ज इज कंजर्व्ड। तीसरा, हमें मालूम है भाई मास एक ही तरीके का होता है, देयर आर नो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मासेस, तो इट इज ऑफ वन काइंड, वन टाइप। और चार्ज हमने देखा ये दो तरीके के होते हैं। फिर हमने देखा मास डिपेंड्स करता है किस पे? स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट पे, वो स्पीड के साथ चेंज होता है। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिर हमने देखा कि भाई मास का कोई क्वांटम नहीं है, मास इज नॉट क्वांटाइज्ड बट चार्ज इज क्वांटाइज्ड। फिर हम देखेंगे जैसे 11th में हमने देखा था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि दो मासेस हमेशा हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट करते हैं, बट चार्जेस में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं। तो मास ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर बट चार्ज में अट्रैक्ट और रिपेल। ठीक है, तो ये हमारा कंपैरिजन हो गया किसका? मास एंड चार्ज का। ठीक है,
तो ये हमारा क्लास 12th का फर्स्ट लेक्चर था। नो जो हमारी आउटलाइन होगी, या मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जो ऑब्जेक्टिव लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होगा सेकंड लेक्चर का, उसमें हम देखेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ट्राइबोइलेक्ट्रिक मेथड, इंडक्शन, कंडक्शन, उनके कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट्स डेप्थ में, एंड देन वी विल स्टार्ट विद कूलम्स लॉ एंड विल